ऐसा क्या हुआ था कि एक औरत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और इतने सारे लोग खड़े खड़े देख रहे थे। लखनपुर नाम की एक गांव में ठंड का असर शुरू हो गया था। इसी गांव में मदन अपनी बीवी सीता और 7 वर्षीय बेटे राजू के साथ रहता था। वाह, क्या चाय है टिल्लू भाई। ठंड में आपकी चाय पीने का मजा ही कुछ और है। इधर गांव के लोग एक तरफ ठंड का मजा ले रहे थे, दूसरी तरफ मदन ज्यादा मेहनत करने लगा था ताकि ज्यादा ठंड आए तो उसके घर में आर्थिक समस्या ना हो। मदन एक दिन सीता को बोलता है, सीता, मैं सोच रहा हूँ कि यह लकड़ी काटने का काम छोड़कर सेठ जी के यहाँ काम करूं। पर क्यों जी? इस काम में बहुत मुश्किल से हमारा परिवार चल रहा है। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। शायद उनकी यहाँ काम करूंगा तो तुम लोगों को अच्छी जिंदगी दे पाऊं। पर वो धनीराम सेठ अच्छा आदमी नहीं है। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि ठीक उसी समय राजू बाहर से खेल कर आता है और बोलता है, बापू, मुझे भी गर्म कपड़े दिला दो। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्म कपड़े हैं, मेरे पास ही गर्म कपड़े नहीं हैं। इसीलिए मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोल रहे हैं कि तेरे बाप की औकात ही नहीं है तेरे को गर्म कपड़े दिलाने की। बेटा, मैं जल्दी ही तुझे गर्म कपड़े दिला दूंगा। देख रहे हो सीता, अब तो बच्चे भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने लग गए हैं, इसलिए और ज्यादा ना सोचकर मैं धनीराम सेठ के यहाँ काम करूंगा। अगले दिन मदन सेठ धनीराम के पास जाकर काम मांगता है। सेठ जी, मेरे को कृपा करके काम दे दो, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर सेठ धनीराम बोलता है, मैं तुझे काम देता हूँ, लेकिन किसी भी काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और समय पर कल से आ जाना। अच्छा हुआ, सेठ जी ने मुझे काम दे दिया। अब से मैं और मेहनत करूंगा। उसके बाद मदन घर लौट रहा होता है और वह देखता है कि मोहनलाल चाचा उदास बैठे हैं। मोहनलाल चाचा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं और उनका कोई भी नहीं है, इसीलिए मदन उनको पूछने के लिए उनके पास जाता है। अरे मोहनलाल चाचा, इतनी उदास क्यों बैठे हो? मुझे तुम सब गांव वालों की बहुत चिंता हो रहा है बेटा, क्योंकि मेरी तजुर्बे की हिसाब से मुझे लग रहा है कि मौसम आगे बहुत खराब होने वाला है। खास करके गरीब लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा होने वाला है और ठंड के साथ बारिश का भी कहर बरसने वाला है। सब ठीक होगा चाचा, अब परेशान मत हो। और रही बात मौसम की, तो अभी तो सर्दी भी सहने लायक है चाचा, और जैसे हर साल मौसम गुजर जाता है, इस साल भी गुजर जाएगा। आप परेशान मत हो। जैसा तू कह रहा है सब वैसा ही हो बेटा। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए। ठंड के साथ साथ हवा ने भी तूफान का रूप ले लिया। पूरा लखनपुर गांव ठंड से कांप रहा था। जिस चाय की दुकान पर लोगों का भीड़ हुआ करता था, वह चाय की दुकान भी पूरा का पूरा खाली पड़ गया था। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रहे हो सीता, जैसा मोहनलाल चाचा ने बोला था वैसे ही हो रहा है मौसम। इतनी ठंड है कि बाहर जाते ही हाथ पैर जमने लगते हैं, पर फिर भी हम गरीब लोगों को काम करना पड़ रहा है। ठीक है सीता, अब मैं जाता हूं, नहीं तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। ठीक है जी, अपना ध्यान रखना। इतनी ठंड में भी गरीबों को ठंड सहकर काम पर जाना पड़ रहा था। मदन ठंड से कांपते हुए धनीराम सेठ के खेत में मजदूरी कर रहा था। धनीराम मदन के साथ साथ और भी कुछ मजदूरों को अपनी सख्त निगरानी में रख के काम कराता था। बेचारे करते भी क्या, अपना परिवार पालने के लिए इन लोगों को काम करना पड़ रहा था। अरे ओ काम चोरों, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे। अगर आज मेरा काम सही वक्त पर खत्म नहीं किया तो तुम लोगों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। सेठ जी ठंड में हाथ पैर जम रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरे काम कर रहे हैं, पर आप चिंता मत करो, आज जैसे भी करके काम खत्म करेंगे।
सुबह से इतनी ठंड में काम करते करते मदन का शरीर थक चुका था और वह थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसके बाद काम खत्म करके रमेश घर आ रहा होता है कि वो देखता है गांव के कुछ लोगों को मोहनलाल चाचा कुछ समझा रहे थे और वो उधर चलता है। सुनो, इस बार ठंड बहुत है। हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमें जंगल से सूखी लकड़ी लानी होगी बारिश होने से पहले, क्योंकि जैसा मौसम है बारिश भी अपना कहर दिखाएगी। पर चाचा, इतनी ठंड में जंगल में जाना तो बहुत मुश्किल है और लकड़ियां काटना तो बहुत दूर की बात है। अरे बेटा, जितना भी मुश्किल हो जंगल में जाकर लकड़ियां लाना पड़ेगा, ताकि इस ठंड में किसी के भी घर का चूल्हा सुना न रहे। और जगह जगह आग जलानी पड़ेगी ताकि गांव में गर्मी बनी रहे। और जिनके पास लकड़ियां ज़्यादा हैं वह लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखकर बाकी लकड़ियां गरीबों में बांट दो। ठीक है चाचा। मोहनलाल चाचा की बात सुनकर मदन आपने ज़रूरत के हिसाब से लकड़ियां रखता है और बाकी जिनके पास लकड़ी नहीं है उनको दे देता है। उस तरफ मोहनलाल चाचा को गांव से बाहर जाना पड़ जाता है। उनके दोस्त की तबीयत खराब थी, इसलिए उसी दिन आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, बारिश के साथ साथ बिजली कड़कना शुरू हो गया। बारिश की वजह से मदन के घर में पानी टपकने लग गए। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है। आंखें बंद कर लो बेटा, ठंड नहीं लगेगा। सुनो जी, बारिश बहुत तेज होने लगी है। कल जैसे भी करके आपको छत की मरम्मत करनी होगी। हाँ सीता, कल जैसे भी करके छत की मरम्मत करना पड़ेगा। कल सेठ जी से पैसे लेकर पहले मैं छत की और खिड़कियों की मरम्मत करूंगा। मुझे तो डर लग रहा है कि राजू की तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि इतना ठंड हम लोगों का शरीर भी सहन नहीं कर पा रहा है। तो राजू का कोमल शरीर इसको कैसे सहन कर पाएगा? बातें करते करते दोनों पति पत्नी ठंड को सहन करके सो गए। अगले दिन सुबह हुआ, फिर मदन और उसकी बीवी देखते हैं कि उनके घर पर पानी भर चुका है। सत्यानाश! पूरी घर पर पानी भर चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग चुके हैं। अब हम क्या करें? फिर वह लोग घर से पानी निकालने में लग जाते हैं। इधर राजू बारिश के बाद भी ठंड में कांप रहा था। सीता देखती है कि राजू की तबीयत खराब हो चुकी है। अजी सुनते हो, राजू की तबीयत ठंड की वजह से बहुत खराब हो गई है। तुम परेशान मत हो सीता, मैं सेठ जी के पास पैसे लेने जा रहा हूँ। आते वक्त वेद जी को बुला कर आऊंगा और आज हमारी छत की भी मरम्मत करा लेंगे। हाँ बोल मदन, काहे इतनी सुबह सुबह मुंह उठा के आ गया? सेठ जी कृपा करके मेरा पगार दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और मेरे घर का छठ मरम्मत करना है। क्या रे, तू बोलेगा तो मैं तुझे पगार अभी दे दूं? बारिश की वजह से पूरी जमीन में पानी भर गया है। जो तुम लोगों ने काम किया था ना, वो पूरा बर्बाद हो गया है। जब तक तुम लोग काम खत्म नहीं करते हो तब तक मैं तुम लोगों को पगार नहीं दूंगा। ऐसा मत बोलो सेठ जी, कुछ तो पैसे दे दो, अभी बहुत जरूरत है। बहुत मिन्नतें करने के बाद सेठ मदन को उसके पगार का आधा पैसा देता है। इतने कम पैसे में छत की मरम्मत कैसे होगा? वो बाद में देखेंगे सीता, पहले राजू की तबीयत ठीक करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए अभी मैं जा रहा हूं वैद्य जी को बुलाने के लिए। वैद्य जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, घर आकर आप थोड़ा उसका इलाज कर लीजिए।
राजू की तबीयत ठीक तो हो जाएगा ना? फिर वो वैद्य जी बोलते हैं, देखो मदन, राजू की तबीयत अभी तो ठीक है, लेकिन ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो दवाई भी काम नहीं करेगा। उस दिन कैसे भी करके मदन खाने पीने के साथ साथ लकड़ियों का इंतजाम करता है और अलाव जलाता है, जिससे वो लोगों को थोड़ा राहत मिलती है। सुनो जी, आज तो लकड़ियाँ और खाने पीने का इंतजाम हो गया है, पर आगे क्या करेंगे? क्योंकि लकड़ियाँ के साथ साथ सारा का सारा सामान पानी में बह चुका है। तुम परेशान मत हो सीता, जैसे आज बंदोबस्त हो गया आगे भी हो जाएगा। बस राजू की तबीयत ठीक हो जाए और ज्यादा बारिश ना हो। दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद कुछ देर बात करते हैं और फिर सुकून से सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद आसमान अपना और भी भयानक रूप दिखाना शुरू कर देता है। आसमान में काली घनी बादल छा जाते हैं। धीरे धीरे हवा का रूप बहुत तेज होने लगता है। उसके बाद आंधी तूफान के साथ साथ बारिश शुरू हो जाती है। बेचारे मदन और उसका परिवार कुछ समय सुकून की नींद सोए ही थे कि उनकी आंखों से नींद उड़ गई। हे भगवान, अब और कितने बुरे दिन देखेंगे। इधर मेरा बच्चा बीमार है और फिर बारिश शुरू हो गई। ठंड के साथ साथ बारिश का कहर सहा नहीं जा रहा। कुछ ही देर बाद मदन के घर के छत के हर तरफ से पानी टपकने लग गया। सीता चलो जल्दी, अब छठ पूरा खोखला हो गया है, यहाँ और रुक नहीं सकते। बेचारा मदन और उसका बीवी अपने बीमार बच्चे को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। इतनी बारिश में राजू को लेकर कहाँ जाएंगे जी? बस आज रात सर छुपाने की जगह मिल जाए, कल का कल देख लेंगे। वो आपका दोस्त नंदू भैया उनकी मदद लेकर देखते हैं। वो तो आपके जिगरी दोस्त है ना, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सही कह रहे हो सीता, आखिर मुसीबत में ही तो दोस्ती काम में आता है। चलो जल्दी जल्दी, और बारिश में नहीं भीगते हैं। राजू कांपने लग गया है फिर से। फिर ये लोग नंदू के घर जाते हैं मदद मांगने के लिए। मदन नंदू के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे भाई, इस वक्त इतनी तेज बारिश में कौन दरवाजा बजा रहा है? आज ही जाकर देखोगे तब तो पता चलेगा ना। सरला, तुम ज्यादा मत बोलो, पकोड़े बनाने में ध्यान दो। फिर नंदू जाकर दरवाजा खोलता है। अरे मदन, तू पूरे परिवार के साथ इस वक्त सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है नंदू भाई, मेरा घर का छत बारिश की वजह से पूरा खोखला हो गया है और ऊपर से मेरा बच्चा बीमार है। क्या हम एक रात तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई मदन, दोस्ती यारी है अपना, मैं तुझे रख भी लूं, पर पूरे परिवार को रखना एक साथ। माफ करना भाई, तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। ऐसा मत बोलो नंदू भाई, मैंने हमेशा आपके सुख दुख में साथ दिया है। आज मुझे आपकी बेहद ज़रूरत है, एक रात की तो बात है। सब समझ रहा हूँ मदन, पर मैं तेरा कोई मदद नहीं कर सकता, तो कहीं और मदद मांग ले। ये लो पकोड़े। बाहर कौन था? अरे वो मदन पूरे परिवार के साथ आया था, बोल रहा था बारिश की वजह से उसके घर का छत खोखला हो गया है, इसीलिए वो एक रात के लिए यहाँ रुकने के लिए बोल रहा था, पर मैंने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर मदन भैया तो आपके दोस्त है ना, कितनी बार उन्होंने आपकी मदद किया है। आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कैसे दोस्त हो आप? दोस्ती यारी पहले थी, अब नहीं है। अब तो वो और उसके परिवार पूरे सड़क पर आ गए हैं, अब वो मेरा किस काम का। अरे आपके पास तो इंसानियत भी नहीं है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ज्यादा मत बोलो तुम सरला। ये लो पकोड़े खाओ और बारिश की मजे लो, और मुझे भी मजे लेने दो।
इधर नंदू बारिश में पकौड़े की मजे ले रहा था और उधर मदन और उसके परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहे थे। वो जी, आप तो मेरा दोस्त बोलकर थकते नहीं थे ना। आज जब दोस्ती निभाने का वक्त आया, आपके दोस्त ने तो मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। हाँ सीता, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि नंदू ऐसा करेगा। मदन और भी घरों में जाता है पर कोई भी उसका मदद नहीं करता। माफ करना भाई, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मदन पूरा निराश हो जाता है और फिर बोलता है, पूरा का पूरा गांव ही निर्दयी है। आज रामलाल चाचा गांव में होते तो जरूर मदद करते। मम्मी, ठंड से और रहा नहीं जा रहा, बहुत ठंड लग रही है। सीता राजू का माथा छूकर देखती है और चिल्ला पड़ती है क्योंकि उसका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सुनो जी, राजू का बुखार तो बहुत बढ़ गया है। फिर ये लोग आखिरी बार धनीराम सेठ के घर मदद के लिए जाते हैं। फिर से आ गया तू मदन? सुबह सुबह पैसे मांगने आया था, अब क्यों आया है? सेठ जी मदद करो, मेरा बच्चा बीमार है। एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो। आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, दया करो मेरे ऊपर। अरे मेरा घर क्या धर्मशाला है जो कभी भी कोई भी मुंह उठा के आएगा और मैं उसको घर में रुकने दूं? इतना मिन्नतें करने के बाद भी सेठ मदन की कोई मदद नहीं करता। मदन का परिवार थक हार कर एक पेड़ के नीचे रात गुजारने की सोचते हैं। दुनिया में कोई किसी का नहीं है सीता। आज इन गांव वालों ने मुझे ये बात सिखा दिया। दोनों पति पत्नी अपने भाग्य को कोस रहे थे कि उस वक्त राजू का सांस थमने लगता है। सुनो जी, राजू का सांस थमने लग गया है और वैद्य जी की दवा भी काम नहीं कर रही है। आप जल्दी कुछ करो। अभी तो बस एक ही रास्ता है सीता की। हमारे पास के जो शहर है वहां जाकर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को बुलाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम राजू को इतनी बारिश में वहां लेकर नहीं जा सकते। ठीक है जी, थोड़ा जल्दी जाओ। फिर मदन इतनी बारिश में पास वाले शहर के डॉक्टर को बुलाने जाता है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है, उसकी सांस थमने लगा है। चिंता मत करो, मैं चल के देखता हूँ। तेज बारिश के चलते शहर के सारे रास्ते कुछ घंटों के लिए रोक दिया जाता है। सुनो सुनो सुनो, शहर के चारों तरफ पानी घेर चुका है, इसीलिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कृपया कोई घर से बाहर ना जाएं। हे भगवान, इस गरीब से इतनी परीक्षा भी मत लो कि वो टूट जाए। मदन को ना चाहते हुए भी कुछ घंटों के लिए रुकना पड़ता है और इस तरफ राजू आंख ही नहीं खोल रहा था। राजू बेटा, आंखें खोल बेटा, मुझसे बात कर बेटा। तेरे बापू डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। राजू बेटा, आंखें खोल। कुछ देर बाद राजू हलचल होना भी बंद कर देता है। उसकी धड़कन भी रुक जाता है और सीता समझ जाती है कि राजू सबको छोड़ के जा चुका बेटा, है। मम्मी को छोड़कर मत जा बेटा, बात कर मम्मी से। पूरी रात सीता राजू के पास बैठकर रोती रहती है। अगले दिन सुबह होता है कि सीता की रोने की आवाज से गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ समय बाद मदन आता है और देखता है कि सीता फूट फूट की रो रही है और इधर राजू की मौत हो चुका है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे आने में देर हो गई। आज मेरी गरीबी की वजह से तुझे अपने जान खोना पड़ा। अपने लाचार बाप को माफ कर दे बेटा। ठीक उसी समय मोहनलाल चाचा वापस आ रहे होते हैं और ये सब देखकर जब सब उनको पता चलता है, बोलते हैं, तुम लोगों को इतना समझा कर गया था कि एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मदद करना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों की वजह से एक छोटे बच्चे की जान चली गई। अब क्या यहाँ तमाशा देखने आए हो?
ऐसे ही ठंड और बारिश की चपेट में आकर एक खुशहाल परिवार बिखर गया। इसीलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या पता हमारी मदद करने से किसी की जान भी बच जाए।